अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। माय नेम इज़ कमरान शाह एंड यू गाइस आर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल एके कोचिंग सेंटर। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर 3 हमारे पास चल रहा है एंड द चैप्टर नेम इज़ थ्योरीज ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग एंड द शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने लिमिटेशंस ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी के बारे में डिस्कस किया था कि वीबीटी के अंदर आया क्या डिफेक्ट्स मौजूद थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है अकॉर्डिंग टू द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू एंड द चैप्टर एंड द टॉपिक नेम इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अच्छा, जब वीबीटी आई थी तो वीबीटी के अंदर कुछ डिफेक्ट्स मौजूद थे जिसकी वजह से वीबीटी की जो थ्योरी है वो फेल हो गई थी। लंदन और हिटलर की जो थ्योरी है वीबीटी वो फेल हो गई थी क्योंकि वो बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है वो बता नहीं पा रही थी। लेट सपोज कि उसके डिफेक्ट्स में ये शामिल था कि कार्बन को वो क्या कहती थी कि वो डाईवैलेंट है, जबकि कार्बन जो है वो टेट्रावैलेंट होता है, यानी कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। लेकिन अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू वीबीटी तो कार्बन की वैलेंसी हमारे पास वो 2 बताता है। लेकिन हम 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। कार्बन जो है मीथेन जब बनता है CH4 तो वो हाइड्रोजन के साथ 4 बॉन्ड बनाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे डिफेक्ट्स थे, जैसे कि एक और डिफेक्ट ये था कि जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं तो कोई भी नया ऑर्बिटल जनरेट नहीं होता, जबकि ये बिल्कुल गलत थ्योरी थी। क्योंकि अब सिंपली अगर हम देखते हैं कि 2 जब एटम्स मिलते हैं तो हमें पास मॉलिक्यूल बनता है। इसी तरीके से जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं तो उसी नतीजे में हमारे पास बनते हैं 2 नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। एक की एनर्जी कम, एक की एनर्जी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो आइए चलते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए हुए। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो थी, दिस थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय, इसको 3 साइंटिस्ट ने जो है ये पेश किया था, मलिकेन, हुंड एंड हकल। और ये कौन सी सन के अंदर हुई थी? 1927 के अंदर ही हुई थी। 1927 के अंदर ही वीबीटी आई थी और कुछ महीनों के अंदर ही उसके जो शॉर्ट ओवरकम्स थे, इसके अंदर जो है ओवरकम द शॉर्ट आउटकमिंग ऑफ वीबीटी। वीबीटी के अंदर जो डिफेक्ट्स मौजूद थे बहुत जल्दी उनको रिजॉल्व किया गया और उसी सन के अंदर यानी 1927 के अंदर ही मलिकेन, हुंड एंड हकल ने मिलकर ये थ्योरी पेश की जिसको हम MOT यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहते हैं। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या होती है ये मैंने आपके सामने छोटी सी एक डायग्राम बनाई है। डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की मैं कोशिश करूंगा। लेट सपोज कि वीबीटी के अंदर क्या होता था कि 2 अगर हमारे पास ऑर्बिटल है, जैसे यहाँ पर एक s ऑर्बिटल है, यहाँ एक s ऑर्बिटल है हाइड्रोजन एटम का। ठीक है, हाइड्रोजन H2 के मैं मॉलिक्यूल की मैं बात कर रहा हूँ। तो एक हमारे पास क्या है s ऑर्बिटल है, दूसरा s ऑर्बिटल है। ये आपस में ओवरलैप करते थे, बॉन्ड बन जाता था और स्टेबिलिटी एक्वायर हो जाती थी जो मॉलिक्यूल होता था उसकी। लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पर ये तो सिंपल तरीका है कि 1s ऑर्बिटल और ये जो दूसरे हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल है जब आपस में कंबाइन होंगे। MOT क्या कहता है कि जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल जब आपस में कंबाइन होते हैं, इनकी जब ओवरलैपिंग होती है तो इनसे 2 नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बनता है उसकी एनर्जी कम होती है और जब दूसरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। ठीक है, यहाँ पर जैसे लेट सपोज कि जब इनकी ओवरलैपिंग हुई तो हमारे पास 2 बॉन्ड बने। ठीक है, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने। एक बना बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसको हम BMO के नाम से भी जानते हैं, इसको BMO भी लिख सकते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और दूसरा बना एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, इसको हम ABMO भी कह सकते हैं। अच्छा, याद रखिएगा कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होते हैं, ये जो 2 से जो एटॉमिक ऑर्बिटल जो होते हैं, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं, इनसे एक की एनर्जी कम होगी और एक की एनर्जी ज़्यादा होगी। लेट सपोज के जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं उनकी एनर्जी से BMO की एनर्जी कम होगी और ABMO की एनर्जी ज़्यादा होगी। लेट सपोज कि यहाँ पर जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, या जो ग्राफ हमारे पास जो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो लेट सपोज कर लेते हैं ये क्या है, एनर्जी है हमारे पास। यहाँ पर ये है 5 जूल है, यहाँ 10 जूल है, यहाँ 15 जूल है मिसाल के तौर पर। तो जैसे जैसे हम देखते हैं कि ये ऊपर जा रहा है तो एनर्जी इंक्रीज हो रही है। इसी तरीके से जो हमेशा जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा उसकी एनर्जी कम होगी एटॉमिक ऑर्बिटल से, और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी एटॉमिक ऑर्बिटल से। यहाँ पर मैंने आपके सामने लिख भी दिया है कि लो एनर्जी देन एटॉमिक ऑर्बिटल। जो BMO होते हैं यानी कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा उसकी
उसकी एनर्जी कम होगी एटॉमिक ऑर्बिटल से, और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है यानी कि ABMO, उसकी एनर्जी हायर देन एटॉमिक ऑर्बिटल होती है। ठीक है, अब हमें इस बात के बारे में पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है क्या रखता है, वेव नेचर रखता है। अब वेव है तो उसकी जाहिर सी बात है कोई ना कोई वेव लेंथ भी हमारे पास लाजमी होगी। तो जो BMO है ये बनता है कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग की वजह से, और जो ABMO है ये बनता है डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग की वजह से। लेट सपोज कि यहाँ मैंने आपके सामने दो s ऑर्बिटल हैं, इन दोनों के जो एम्पलीट्यूड हैं, दोनों की वेव्स को मैंने आपके सामने लिख दिया है। अब होगा क्या, जब ये आपस में जुड़ेंगे, जब ये आपस में ओवरलैप करेंगे कि तो दोनों के क्रस्ट और ट्रफ जो है आपस में प्लस हो जाएंगे, तो जो वेव जनरेट होगी उसका एम्पलीट्यूड हमारे पास ज्यादा होगा। लेकिन अगर हम यहां देखें डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग के अंदर क्या होता है कि जो है क्रस्ट ट्रफ में और ट्रफ क्रस्ट में जो है आपस में प्लस हो जाता है, जिसकी वजह से एम्पलीट्यूड जो है आप जो नई बनने वाली जो वेव है उसका एम्पलीट्यूड हमारे पास बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव नेचर जो है पार्टिकल नेचर के साथ साथ वेव नेचर भी रखता है, इसलिए हम यहां पर वेवलेंथ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, जो BMO बनता है तो उसका मॉलिक्यूल हम उसके अंदर जो दो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं वो आपस में फ्यूज हो जाते हैं, और कुछ इस किस्म का हमारे पास जो शेप है वो नजर आता है। आपने सेफगार्ड का साबुन देखा होगा, सेफगार्ड के साबुन की तरह इसका जो है शेप बन जाता है, ये आपस में बिल्कुल क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, और इस तरीके से हमारे पास शेप निकल कर सामने आता है, और इसके नतीजे में जो बॉन्ड बनता है उसको हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से ये कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग की वजह से, यानी कि जब BMO बनेगा तो इस तरीके का शेप हमें नजर आएगा, लेकिन जब डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होगी तो कुछ इस किस्म का मॉलिक्यूल, इस किस्म का शेप हमें नजर आएगा कि दोनों जो है ऑर्बिटल जो है आपस में अलग-अलग आपको नजर आ रहे हैं, और इस नतीजे में जो बॉन्ड बनता है उसको हम सिग्मा स्टार से शो करते हैं। यानी कि ABMO के नतीजे में जो ABMO का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा उसका शेप कुछ इस तरीके से होगा, और जो बॉन्ड बनेगा उसको हम सिग्मा स्टार से शो करते हैं। इस वाले को सिग्मा से और इस वाले को सिग्मा स्टार से शो किया जाता है। तो इस तरीके से जो है डिफरेंशिएट किया जाता है VBT को MOT से, क्योंकि MOT कहती है कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं तो उनके नतीजे में दो जो है नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट होते हैं। एक को हम BMO कहते हैं यानी कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और दूसरे को हम ABMO कहते हैं यानी कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जो BMO होता है उसकी एनर्जी कम और ABMO की एनर्जी ज्यादा होती है। BMO जो बनता है वो कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग यानी कि दिस, एंड जो ABMO है वो डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग की वजह से बनता है यानी कि दिस। एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ यू। ये आपको अच्छे तरीके से आई होप के समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो इसी से रिलेटेड है, बॉन्ड ऑर्डर। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का अगर क्वेश्चन इस थ्योरी का आपके पास क्वेश्चन आएगा तो आपसे लाजमी बॉन्ड ऑर्डर भी पूछा जाएगा। अब बॉन्ड ऑर्डर को जो है बॉन्ड ऑर्डर क्यों मालूम करते हैं, बॉन्ड ऑर्डर होता क्या है। बॉन्ड ऑर्डर डिटरमाइंस द टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। हमें पता है कि जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं वो तीन किस्म के होते हैं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, या मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड ही नहीं है। तो ये टाइप पता लगाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, बॉन्ड ऑर्डर का इस्तेमाल करते हैं। अब बॉन्ड ऑर्डर को मालूम करने का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन BMO यानी कि दिस माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ABMO, और इनका जो आंसर आएगा उसको 2 से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर आ जाता है। अगर बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू 1 आती है तो क्या है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है। अगर बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू 2 आती है तो डबल कोवलेंट बॉन्ड है। बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू 3 है तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है, और अगर बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू 0 आती है दैट मीन्स कि उस मॉलिक्यूल के अंदर कोई भी कोवलेंट बॉन्ड मौजूद नहीं है। ठीक है, तो आई होप कि बॉन्ड ऑर्डर का भी आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके न्यूमेरिकल्स की तरफ, तो वो भी जो है कर लेते हैं। तो अब हम जो है बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करने जा रहे हैं कुछ जो है मॉलिक्यूल्स का। जैसे मैंने आपके सामने लिखा है बॉन्ड ऑर्डर ऑफ H2 मॉलिक्यूल, तो H2 मॉलिक्यूल का हम बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें डायग्राम की ज़रूरत पड़ती है, MOT डायग्राम की। तो MOT डायग्राम कुछ इस तरीके से होती है कि इस तरफ भी हमारे पास 1s ऑर्बिटल है हाइड्रोजन एटम का, और इस तरफ भी हमारे पास
ऑर्बिटल मौजूद है, 1s ऑर्बिटल मौजूद है हाइड्रोजन एटम का, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को जब ये आपस में ज़ाहिर सी बात है कंबाइन होंगे दोनों ऑर्बिटल, तो दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट होंगे, BMO एंड ABMO। BMO की एनर्जी नीचे वाला जो बनेगा वो BMO बनेगा, ठीक है। मैं आपके सामने लिख भी देता हूँ कि ये जो नीचे वाला होगा ये होगा BMO और ऊपर वाला होगा ABMO, ठीक है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। अब यहाँ जो है इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू ऑब्वा प्रिंसिपल, यानी कि लोअर में पहले इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं और फिर ऊपर जो है 1 बाय 1 जाया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम देखें तो 1s ऑर्बिटल के अंदर हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो सबसे पहले हम लोअर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे। तो कैसे इलेक्ट्रॉन फिल होगा, यहाँ पर हमारे पास ये पहला इलेक्ट्रॉन आ गया और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन आ गया, पेयर हो गया। अब ऊपर हम जाएंगे लेकिन ऊपर हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचा, तो यहाँ पर सिंपल हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कैसे फाइंड आउट किया जाए, फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ BMO माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ ABMO डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर BMO के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, माइनस ABMO के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 0 इलेक्ट्रॉन्स हैं, डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर आंसर हमारे पास क्या आता है, 2/2, 1। तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 1। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो हाइड्रोजन का एटम होता है, हमें इस बात के बारे में पता है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आपस में क्या करते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। इस बात के बारे में हमें पता था और बॉन्ड ऑर्डर ने भी हमें यही बताया। इसके अलावा मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होगा, जो VBT जो है नहीं बता पाई थी, डायमैग्नेटिक बिहेवियर और पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ एलिमेंट्स। तो लेट सपोज कि अगर हमारे पास कोई आयरन है तो उसको तो हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि इसका बिहेवियर कैसा है, लेकिन लेट सपोज कि अगर हमारे पास कोई गैस है तो गैस का हम कैसे पता लगाएंगे कि इसका मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा है। तो याद रखिएगा 2 बिहेवियर होते हैं इसके, एक होता है डायमैग्नेटिक बिहेवियर और दूसरा होता है हमारे पास पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। डायमैग्नेटिक बिहेवियर क्या होता है, डायमैग्नेटिक बिहेवियर के अंदर जो भी गैस होती है नॉट अट्रैक्टिव बाय मैग्नेट, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होती, जबकि अगर किसी भी गैस का बिहेवियर जो है पैरामैग्नेटिक है तो उसके नतीजे में दिस गैस अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। अब पैरामैग्नेटिक बिहेवियर कब होगा, इफ देयर इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे उनके अंदर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो उसके नतीजे में हमारे पास जो बिहेवियर होगा वो पैरामैग्नेटिक होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के अंदर आपको जो पहला हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ये फुल फिल है, इसके अंदर कोई भी जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। ऊपर वाला तो बिल्कुल ही वैसे ही खाली, तो उसके अंदर भी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इसका नेचर कैसा होगा, इसका नेचर होगा, नेचर हमारे पास अब कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक होगा क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कहीं भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, तो जो इसका नेचर है वो डायमैग्नेटिक होगा। तो ये बात हमें पहले भी पता थी कि हाइड्रोजन के दरमियान सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है, बॉन्ड ऑर्डर ने हमें ये बात बता दी। अब यहाँ पर हम दूसरे एग्जाम्पल करने जा रहे हैं, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ हीलियम H2। अब यहाँ पर फिर से मैंने आपके सामने MOT की डायग्राम बनाई है और यहाँ पर भी हमारे पास 1s ऑर्बिटल है हीलियम का, यहाँ पर भी हमारे पास 1s ऑर्बिटल है हीलियम का। तो अब हम जो है इसके इलेक्ट्रॉन जब ये आपस में कंबाइन होंगे तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक बनेगा BMO एंड दूसरा ऊपर वाला बनेगा ABMO। तो इनके अंदर हम जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वो ऑब्वा प्रिंसिपल की तरफ के मुताबिक करेंगे, यानी इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और अब ऊपर जाएंगे तो ऊपर के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, ठीक है। अब हमने क्या निकालना है, बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे बनता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन BMO, या BMO के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ABMO, यहाँ पर भी क्या है 2, तो डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी 0/2। तो आंसर हमारे पास आएगा
यहाँ इस बात के बारे में हमें पता है कि हीलियम कभी भी हीलियम के साथ बॉन्ड नहीं बनाता। बॉन्ड ऑर्डर ने भी हमें ये बात बता दी। क्यों? क्योंकि हीलियम जो है नोबल गैसेस से बिलोंग करता है, 8A ग्रुप से बिलोंग करता है। दैट मीन्स के नो बॉन्ड इज फॉर्म्ड, कोई बॉन्ड नहीं बनेगा। तो बॉन्ड ऑर्डर से भी हमें पता चल गया कि इसके अंदर कोई भी बॉन्ड नहीं बन रहा। अच्छा, अब अगर हम इसके मैग्नेटिक बिहेवियर की बात कर रहे हैं तो यहां पर आपको कहीं पर भी नजर आ रहा है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये भी क्या होगा? डाई मैग्नेटिक बिहेवियर होगा इसका, क्योंकि इसके अंदर भी जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। लास्ट एग्जांपल हम लोग कर देते हैं अपनी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की। ये मैं मिटा रहा हूं। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ हम ऑक्सीजन मालूम करने जा रहे हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए सबसे पहले हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी? MOT डायग्राम की जरूरत पड़ेगी। अब सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है? इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है? 1s2 2s2 2px 2py एंड 2pz। ठीक है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और इसके अंदर एक और इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है। ठीक है, इसको हम उस तरीके से बना लेते हैं होल्स रूल के मुताबिक। तो 1s2 2s2 2px के अंदर एक इलेक्ट्रॉन और 2py के अंदर एक इलेक्ट्रॉन। अब याद रखिएगा, जब भी बॉन्डिंग होती है तो वो वैलेंस शेल में होती है, लास्ट शेल के अंदर होती है। और ये 1s2 क्या है? 1s2 पहले शेल का है, तो हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। यहां से हम बॉन्डिंग स्टार्ट करेंगे 2s2 से, तो यहां पर मैं ये नहीं लिख रहा। तो अब हमने क्या करना है? डायग्राम बनानी है। सबसे पहले हमारे पास क्या होगा? s ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होंगे। तो यहां पर मैं आपके सामने MOT डायग्राम बना देता हूं। MOT डायग्राम के अंदर यहां पर हमारे पास आ गया ये, यहां पर भी ऑर्बिटल बन गया। अब ये आ गया हमारे पास s ऑर्बिटल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के, 1s ऑर्बिटल और ये भी 1s ऑर्बिटल किसके? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के। अब इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर भी हमारे पास क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन है। अब हम यहाँ पर जब ये आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा? हमारे पास 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, BMO एंड ABMO। तो जब हम इनके अंदर इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे तो अफबा प्रिंसिपल के मुताबिक करेंगे, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे यहाँ एंड 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे हमारे पास यहाँ। उसके बाद हमने क्या करना है? ये s ऑर्बिटल का तो हमारे पास हो गया। अब हमने p ऑर्बिटल को जो है आपस में डिस्ट्रीब्यूट करवाना है। तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन के जो है ऑर्बिटल किस तरीके से जनरेट होंगे? तो फिर से हम MOT डायग्राम बना देते हैं फॉर p ऑर्बिटल। तो यहाँ थोड़ी बड़ी डायग्राम बनेगी, क्योंकि आपको पता है कि p ऑर्बिटल के अंदर 3 शेल होते हैं। डायग्राम मैं बना देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर भी 3 ऑर्बिटल की जगह आ गई, यहाँ पर भी 3 ऑर्बिटल की जगह आ गई, इधर भी 3 ऑर्बिटल बनेंगे। और इधर भी 3 ऑर्बिटल बनेंगे। ठीक है, अब हमें पता है कि p के अंदर कितने ऑर्बिटल्स हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। यहाँ पर इस शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 और इसी तरीके से यहाँ पर भी। अब यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास किस तरीके से होगी। तो यहाँ हम देख सकते हैं, इनके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन भी कर देता हूँ मैं, 1 2 3। तो सबसे पहले हम नीचे वाले 2 ऑर्बिटल जब जनरेट होंगे तो नीचे वाले को हमें सबसे पहले फिल करना है 1 2 1 2 1 2। ठीक है, 6 ऑर्बिटल यहाँ आ गए।
टोटल कितने थे 8 और 8 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, कितने बच गए 1 और 2। ठीक है, इस तरीके से हम इसको क्या कर देंगे, यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन को शेयर कर देंगे। अब हमने क्या निकालना है, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। तो बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास किस तरीके से निकलेगा, यहाँ देख लेते हैं कि नीचे अगर हम BMO के अंदर देखें 2 4 6 और 8, तो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास BMO के अंदर है और ABMO के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है 2 + 2 4 - 4, अब डिवाइडेड बाय 2, तो वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो आएगी 4 / 2, तो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। तो हमें पता है कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के O2 के मॉलिक्यूल के दरमियान क्या बनता है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। और हमें इस बात के बारे में भी पता है कि अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर हमारे पास क्या आ जाए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाए, यहां पर देख सकते हैं आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको नजर आ रहे हैं, और जहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नजर आए तो दैट मींस कि ऑक्सीजन का बिहेवियर क्या होगा, डायमैग्नेटिक होगा। तो इस तरीके से आप किसी भी मॉलिक्यूल की बॉन्ड ऑर्डर भी मालूम कर सकते हैं, उनके दरमियान कौन सा बॉन्ड बन रहा है, डबल कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड या ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, वो भी आप पता लगा सकते हैं। और आप मैग्नेटिक बिहेवियर भी पता लगा सकते हैं बाय द थ्योरी ऑफ MOT एंड बाय द फॉर्मूला ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। बड़ी आसानी से आपको ये पता चल जाएगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थी आपके बुक के अंदर जो मैंने आपको करके बता दी हैं, यहाँ पर सॉल्व करके भी बता दी हैं। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो लाजमी हमसे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।